आज की क्लास में अपन इंडिया को पढ़ेंगे। इंडिया को पढ़ने का मतलब इंडिया को ब्रीफ करेंगे, मतलब शुरुआत में आपको क्या समझना चाहिए भारत के बारे में वो देखेंगे। आज की क्लास में पूरा भारत आपको समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम भारत के एक हिस्से में जाएंगे। कभी राज्य को पढ़ेंगे, कभी मिट्टी को पढ़ेंगे, कभी वहाँ की फसल पढ़ेंगे, कभी वहाँ के खेल पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज का जो मैप है, इस मैप में जो जो हम समझ सकते हैं, इस मैप को देख के वो मैं आपको आज समझा दूँगा। मेरे भारत को पेनिनसुला कंट्री कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब प्राय मतलब होता है, प्राय मतलब क्या होता है? प्राय मतलब होता है संभव, संभावना, और द्वीप मतलब होता है, द्वीप मतलब आइसलैंड। तो भारत में संभावना है आइसलैंड बनने की, लेकिन अभी ये आइसलैंड नहीं है, क्योंकि भारत का 3 हिस्सा है, लेफ्ट, राइट, साउथ, तो पानी से घिरा हुआ है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पानी से नहीं घिरा हुआ है। द्वीप वो होता है जिसके जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। ये चारों ओर पानी से नहीं घिरा हुआ, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप ही कहते हैं। मतलब ये द्वीप है, संभव है द्वीप बन सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर वाले हिस्से में क्या आ जाए, पानी आ जाए। पेनिनसुला कंट्री इसलिए से कहते हैं। ठीक, इसको जो पानी घेरा हुआ है, इसके पूर्व में, ईस्ट में और साउथ में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, और इसके वेस्ट में अरब सागर है, अरेबियन सी। ये महासागर है, ये सागर, ये ओशन, ये सी है। ठीक है, ऊपर चलते हैं तो जो इसका ईस्ट हिस्सा है, इधर भी ईस्ट में पानी है, बाकी जो ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ, इधर पूरे में नॉर्थ मतलब यहाँ से हिमालय के जो हमारा नॉर्थ है, वहाँ से मैं चलूँ पूरा घूमते हुए और ईस्ट तक आ जाऊँ तो मुझे एक पहाड़ घिरा हुआ है जिसका नाम है हिमालय। हिमालयन वो पहाड़ पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसमें कई सारे पर्वत हैं। पूरा नॉर्थ से मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर आपका ये मिजोरम तक पूरा क्या है, हिमालय। हिमालय ऐसा आया है, फिर घूम के ऐसा भी आया है। ठीक, ये हुआ आपका ईस्ट और नॉर्थ का हिस्सा। जो आपका पश्चिमी हिस्सा है, भाई कुछ पश्चिमी हिस्से में तो पानी है। जो पश्चिमी हिस्सा मतलब वेस्ट रीजन और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पे रेगिस्तान है, इसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। थार का मरुस्थल थार डेजर्ट है। ठीक है, ये तो हुई मेरी इंडिया की प्राकृतिक लोकेशन, मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कहाँ कैसे बना है। अब मैं पॉलिटिकल रूप में जाता हूँ कि इसके बगल इसके पड़ोसी कौन है। तो अगर दक्षिण से बात करूँ, दक्षिण में तो पानी है पूरा, साउथ में, लेकिन साउथ में इसका पड़ोसी है जो पानी का पड़ोसी है, पानी से पड़ोसी है हमारा, जमीन से नहीं। तो क्या, श्रीलंका, जिसे लक्का द्वीप भी कहते थे कभी, या उसे हम मलाय भी कहते थे, मलय प्रदेश। ठीक है, इधर कोई मेरा पड़ोसी नहीं है। इधर एक जो द्वीप है वो मेरा ही हिस्सा है, उसे कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे एक द्वीप नहीं है, कई द्वीप है। पश्चिम में कोई मेरा नहीं है, यहाँ भी मेरा एक हिस्सा, इसे हम कहते हैं लक्षद्वीप या लक्का द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप के पास जो पानी है उसको हम लक्षद्वीप सी भी कह सकते हैं। अंडमान निकोबार के पास जो पानी है उसको हम अंडमान एंड निकोबार सी भी कह सकते हैं। लेकिन है तो अल्टीमेटली वो हिंद महासागर, यहाँ अल्टीमेटली वो अरब सागर है। लेकिन लक्काद्वीप सी क्या है, लक्काद्वीप सी लक्षद्वीप के पास वाला जो पानी है। ठीक है, ऊपर चला, ईस्ट में चला। ठीक, ईस्ट में चला तो ये मेरा उत्तर पूर्व प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। 7 बहन है यहाँ पे, 7 बहन में कहते हैं। ये मेरा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व स्टेट्स के बीच में एक कंट्री आता है, उसका नाम है बांग्लादेश। ये कोई भारत का हिस्सा था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसको तोड़ दिया था। बाद में उसको फिर 1911 में मिला लिया गया, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान ने जब अलग हुआ तो उसने बोला मुझे ये भी चाहिए। तो ये 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है बांग्लादेश, और एक तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। बांग्लादेश मतलब बंगाली बोलने वाला देश।
तो बंगाली तो पश्चिम बंगाल में बोलते, बांग्लादेश में बोलते। तो हमारा जो पूर्वी जो वो है पड़ोसी, वो बांग्लादेश है। फिर मैं सात बहन की तरफ गया, यहाँ पे जो मेरा पड़ोसी है उसका नाम है म्यांमार, म्यांमार देश। ठीक, ये म्यांमार है। ठीक, इसी को पुराना नाम है बर्मा। आज इसकी राजधानी यंगून है, पहले बर्मा की राजधानी रंगून थी, जहाँ पे 1897 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर सेकंड को भेज दिया गया था जेल में, रंगून की जेल में भेज दिया गया था। थोड़ा ऊपर चलूं, ये तो मेरा ईस्ट में कौन है, म्यांमार है, और इधर जो ईस्ट का हिस्सा है वहाँ कौन है, बांग्लादेश। ऊपर चलता हूँ, यहाँ मैं चला, ये जो मेरा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना आ जाता है। चाइना इंडिया से बड़ा है, तो यहाँ चाइना है। ये जो अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टली टच होता है चाइना से। ठीक, फिर इधर आया, तो इधर किसका हिस्सा है, आसाम का। ठीक है, आसाम और पश्चिम बंगाल का हिस्सा आया। देखो ये आसाम है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसा उल्टा वी जैसा ये फंसा हुआ है, ये ऐसा, ये पिंक घुसा है, ये पिंक घुसा है, ये आसाम है। आसाम के जस्ट ऊपर भूटान है, आसाम के बगल में पश्चिम बंगाल भी आता है, तो पश्चिम बंगाल के भी जस्ट ऊपर क्या है, भूटान। और पश्चिम बंगाल के ऊपर मेरा एक राज्य सिक्किम आता है, तो सिक्किम के भी बगल में क्या है, भूटान। तो भूटान को 3 स्टेट छू देते हैं। ये भी एक पड़ोसी मुल्क है, जिसकी राजधानी क्या है, थिम्फू। थिम्फू है यहाँ की राजधानी। थोड़ा बगल चला, सिक्किम से इधर आया मैं, तो ये जो पूरा इलाका आ जाता है, ये है नेपाल, नेपाल का इलाका, इसकी राजधानी काठमांडू। नेपाल से चला, अच्छा नेपाल को तो बहुत लोग टच करते हैं। देखो नेपाल को बिहार छूता है, नेपाल को पश्चिम बंगाल छूता है, सिक्किम के वेस्ट में नेपाल है, इधर चला तो यूपी के जस्ट ऊपर नेपाल है, उत्तराखंड के ईस्ट में नेपाल, नेपाल बहुत लोग टच करते हैं। अब उत्तराखंड आया, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर गया तो यहाँ पे आ जाता है चाइना। ठीक है, फिर और गया, फिर हिमाचल प्रदेश के बगल में भी चाइना है, जम्मू कश्मीर के बगल में भी चाइना है, मतलब ईस्ट में चाइना। ठीक, टॉप में गया, यहाँ भी उत्तर में भी थोड़ा सा मुझे चाइना छूता है, नॉर्थ में। और नॉर्थ में गया तो बहुत छोटा सा हिस्सा छूटा है अफगानिस्तान का। चाइना की राजधानी आपको पता है बीजिंग है, और टॉप में अफगानिस्तान है। बहुत सबसे मतलब जितने देशों में छूते हैं लैंड वाइज सबसे कम टच करता है अफगानिस्तान। आज जिस जमीन को अफगानिस्तान छूटा है उस जमीन पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक, तो अफगानिस्तान बहुत हल्का सा छूटा है। ठीक, फिर मैं आता हूँ अपने पश्चिम में। पश्चिम में जब आता हूँ तो मुझे मिलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को टच करता है, पाकिस्तान पंजाब को टच करता है, पाकिस्तान राजस्थान को टच करता है, पाकिस्तान गुजरात को टच करता है। ये पाकिस्तान है, इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, तो जमीन से मुझे कौन कौन छुआ, पाकिस्तान छुआ, अफगानिस्तान छुआ, चाइना छुआ, नेपाल छुआ, भूटान छुआ, बांग्लादेश छुआ, म्यांमार छुआ। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन टच करता है कौन नहीं टच करता है, तो एक ट्रिक है, बचपन में MBA लिख लो, लेकिन हिंदी में नहीं इंग्लिश में, या जैसे लिखना लिख लो, बचपन में MBA। बा से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री छूती है वो मुझे क्या छूती है, बांग्लादेश। ठीक, बा से बांग्लादेश। फिर चा आता है, चा से आया चाइना, सेकंड नंबर पे बचपन है ना, बाचा, सेकंड नंबर का जो एरिया में छू रहा है वो चाइना छूता है। पाकिस से पाकिस्तान। ठीक है, ना से नेपाल। फिर M से म्यांमार, B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। आ गए साथ लोग।
हिंदी में बचपन में 4 शब्द हो गए और MBA में 3 हो गए। इंग्लिश में जाओगे तो फिर BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, जैसा करना हो। श्रीलंका मुझको जमीन से नहीं छूता है, इसलिए श्रीलंका को मैं अभी नहीं लिया हूँ। अब मैं अपने भारत में चलता हूँ, भारत देश में। मेरे भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती, 23.5 डिग्री अक्षांश वाली। ठीक, मेरे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। जब पढ़ेंगे तो बता दें किससे गुजरती है। और MP से 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरने का मतलब है कि इसके नीचे का हिस्सा में डायरेक्ट रोशनी पड़ती है सूरज की, और इसके ऊपर के हिस्से में रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती। कर्क रेखा के नीचे जहाँ रोशनी पड़ती वहाँ पे पर्याप्त रोशनी है, डायरेक्ट पड़ रही है तो वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ इवेपोरेशन होगा, भाप बनेगा, बारिश होगी, तो वहाँ के जंगल कैसे होंगे? सदाबहार जंगल होंगे। तो जैसे जैसे हम एक भूमध्य रेखा की ओर आने लगते हैं तो हमारे पास सदाबहार जंगल अच्छे मिलते हैं, यानी नदियाँ बड़ी बड़ी मिलेंगी, जंगल हरे भरे मिलेंगे। ठीक है, जैव विविधता पर्याप्त है मेरे पास। कर्क रेखा के ऊपर जैसे मैं MP की बात करूं तो जैन से जा रही है, तो जैन के ऊपर वाला क्या है? कर्क रेखा के ऊपर है। अब ग्वालियर ऊपर, सतना ऊपर है, सागर, दमोह, ये सब ऊपर है। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। अब ऐसा ये मतलब नहीं कि अभी तो गर्मी है तो गर्मी में तो सब जगह गर्मी रहती है, क्यों डायरेक्ट नहीं पड़ती? वो तो अलग चीज़ है कि भाई सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर में चमक रहा है कि साउथ, मतलब धरती ऐसे सूरज को देख रही है, धरती ऐसे देख रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऑन एवरेज बात करें तो जो हमारी कर्क और मकर रेखा है उनके बीच में रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो जैसे हम MP के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होगी। यहाँ के जंगल जो होंगे वो घने नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। यहाँ की नदियों में ज़्यादा पानी नहीं होगा। ये बेसिक सिद्धांत बता रहा हूँ मैं। अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि यहाँ की नदियाँ बड़ी हो जाएंगी, यहाँ की छोटी, लेकिन बेसिक सिद्धांत क्या है? पानी ऊपर कम गिर रहा है तो नदियों में पानी कम होगा, जंगल कम होंगे, जानवर कम होंगे, है ना। इधर साइड ये कर्क रेखा से और दूर है तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट या टुंड्रा फॉरेस्ट अभी नहीं मिले। ठीक, अब ये जो मेरा भारत है, इस भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। 29वां क्या नाम है? तेलंगाना अभी बना है, उसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। कब तक रहेगी? 10 साल तक रहेगी। ठीक, सब कैसे बने बता देता हूँ मैं। मेरा जो आप भारत देख रहे हो इसमें कोई भी राज्य परफेक्टली शेप का नहीं है कि भाई त्रिभुज हो, अंडाकार हो, गोलाकार हो, पता नहीं क्या है। सब तक किसी बच्चे ने ड्राइंग कर दी, जैसी ड्राइंग कर दी वैसा राज्य बन गया। ठीक है, तो मेरे देश में 29 राज्य है। इनका बंटवारा हुआ है भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। जहाँ जैसी भाषा बोली जाती थी उन लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, उन जमीन को इकट्ठा कर लिया गया और नाम बना दिया नया राज्य। ऐसा भी तेलंगाना भी हुआ, तो तेलंगाना भाषा के आधार पे, साथ पर धर्म के आधार पे हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश बात करें तो अवधी भाषा, बिहार बात करें बिहारी भाषा, MP बात करें तो यहाँ पे हिंदी भाषा। अब ऐसा नहीं कि निमाड़ी, मालवी अलग, वो नहीं, उसके नाम से खंड मतलब क्षेत्र का नाम है, लेकिन MP हिंदी भाषा, गुजराती गुजरात भाषा, राजस्थानी राजस्थानी भाषा। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा। इस तरह अधिकतर जो राज्य का बंटवारा हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ। जहाँ भाषा काम नहीं आई है वहाँ पे बंटवारा पहाड़ों से हो गया कि भाई इस जमीन और इस जमीन के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आता है। अब इतना बड़ा पहाड़ आता है तो एक काम करो, पहाड़ के इधर इसको कर दो, इधर इसको। अक्सर यहाँ पे जो बंटवारे हुए हैं वो अक्सर ऐसे ही हुए। जितनी जहाँ, जैसे असम को देखो, असम अजीब सा बना हुआ है, जिसको जहाँ जमीन समतल मिलती गई वहाँ तक का असम, बाकी जहाँ बैरियर आ गया इस पार तुम कुछ और बना लो, इस पार मैं मेघालय बना लेता हूँ, इस पार मैं सिक्किम बना लेता हूँ, ऐसा। ठीक, कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, सिक्किम, गोवा बहुत छोटे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं वो इसलिए ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि ये सब आज़ादी के बाद भी किसी और के गुलाम थे। तो आज़ादी कई साल बाद इनको जब छोड़ा गया तो किसी और राज्य ने इनको लेने से मना कर दिया। जैसे गोवा 1961 में ये
आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, पोर्तुगीज से, तब किसी ने लेने से मना कर दिया, कौन ले। मतलब ऐसा नहीं कि मना कर दिया, मतलब इसको उल्टा समझो। यहाँ पे ये हुआ कि हर कोई लेना चाहता था, तो आपस में क्या होने लगा, टकराव। तो भैया कोई मत लो, लड़ाई झगड़ा मत करो, इसको अलग राज्य बना दो। गोवा में एक ही सांसद होता है, गोवा में 2 ही जिले हैं, कह रहे हो क्या है, राज्य, 2 जिले हैं वहाँ, ठीक है। तो जो काफ़ी छोटे हो गए हैं, काफ़ी छोटे जो हैं, उनका मेन रीज़न यही है कि वो आज़ादी के बाद बने हैं और उनको लेने के लिए फिर लड़ाई मची। इससे अच्छा भैया कोई मत लो, हम इसको नया राज्य बना दो। अभी जो मेरे 29 राज्य हैं, इनकी लोकेशन मैं पहले एक बार आपको बताया था, लोकेशन उनकी राजधानी, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या नदियाँ हैं, क्या है मेरे भारत में, क्या अच्छा बुरा है, वो सब बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करता हूँ जम्मू और कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर इसलिए लिखा गया है कि ऊपर जम्मू है, नीचे क्या है, कश्मीर है, बीच में बहुत बड़ी पर्वतमाला है, उसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। इतनी ऊंची है वो कि उसको हम पारी नहीं कर पाते, इसलिए उसके अंदर गड्ढा किया गया, सुरंग की गई। वो सुरंग इंडिया की सबसे बड़ी सुरंग है, उसका नाम है जवाहर सुरंग। मतलब जम्मू ऊपर, कश्मीर नीचे, जम्मू से कश्मीर जाना ना सुरंग से जाना पड़ता है, चाहे ट्रेन हो चाहे रोड, ठीक। जम्मू अलग है तो कश्मीर अलग। मतलब कश्मीर नहीं, काश्मीर है वैसे, नीचे जम्मू ऊपर काश्मीर। इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। उसके लिए चलता हूँ, ये पीला रंग जो रंग है वो हिमाचल प्रदेश। हिम का आंचल मतलब यहाँ पे बर्फ ज़्यादा रहती है, बर्फ हमेशा पड़ी रहती है। इसकी राजधानी क्या है, शिमला। इसके जस्ट बगल में चलता हूँ, हरे रंग में पंजाब है। पंजाब का अर्थ होता है 5 आप, मतलब 5 नदियाँ। तो रावी, झेलम, चेनाब, व्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ हैं, लिख लो नाम, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज और व्यास, ये 5 नदियाँ हैं। तो पंच आब, 5 नदियाँ, रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चेनाब। इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। राजधानी क्या होती है असल में, चेनाब, व्यास, सतलज, सतलज। राजधानी क्या होती है, वो शहर जहाँ पे उस राज्य की क्या होगी, विधानसभा या विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश की कहाँ है, तो राजधानी क्या है, तो पंजाब की विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है, विधानसभा कहाँ है, चंडीगढ़। पंजाब से नीचे आया ये बैंगनी रंग में हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है। ये इनकी भाषा है हरियाणवी। इनकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ क्यों हुई, पहले पंजाब और हरियाणा एक ही थे, लेकिन यहाँ भी लड़ाई, पंजाबी और हरियाणवी भाषा अलग अलग है, तो भाषा के आधार पर लड़ाई बचती है, तो इनको तोड़ दिया गया। लेकिन जब तोड़ दिया गया तो बात हुई कि राजधानी क्या बनी। जैसे आप तेलंगाना टूटा किससे, आंध्र प्रदेश से, लेकिन दोनों की राजधानी हैदराबाद रखी गई ना, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं अच्छी जगह पाऊँ, हैदराबाद मेंटेन सिटी है। यहाँ भी ऐसा होगा, चंडीगढ़ किसको मिलेगा, तो ये दोनों ले लो, ठीक है, चंडीगढ़ को दोनों ले लो। पिंक रंग में आया उत्तराखंड। उत्तराखंड सन 2000 में यूपी से तोड़ के बनाया गया, रीजन वही, क्या, भाषा का, भाषा और भौगोलिक का। भौगोलिक मतलब फिजिकल रीजन ये था, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी इलाका, वहाँ पे काम धाम बहुत कम किया जाता था। मतलब जो यूपी की सरकार थी वो उत्तराखंड वाले हिस्सों में काम कम करवाती थी। काम कम कराने का मतलब भाई पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे ज़मीनें क्या है, बंजर है, तो रेवेन्यू आएगा नहीं। वहाँ पे नदियों में ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि नदियाँ बिल्कुल नीचे के पानी आता है, तो वहाँ पे डैम बनते नहीं है। वहाँ पे अच्छी फसल नहीं होती तो पैसा आता नहीं, तो पैसा नहीं है तो सरकार कुछ करवाती नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ के लोगों में एक रोष था कि भैया ऐसा क्यों, और दूसरा भाषा का अंतर था। उत्तराखंड को सन 2000 में अलग हो गया। उत्तराखंड की राजधानी क्या, देहरादून। नीचे आया पूरा जो हरा रंग का है ये क्या, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजधानी लखनऊ। इधर आया येलो रंग में राजस्थान, राजाओं का स्थान, यहाँ राजा बसते थे, राजधानी जयपुर। फिर नीचे आया पिंक रंग में गुजरात। गुजरात मतलब गुर्जर, गुर्जरों की भूमि है ये,
राजधानी गांधीनगर। ये आया पेट रंग में जो है, ये क्या है? MP मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। इधर चला ग्रीन के बगल में चला पिंक में, ये है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, बिहारी बाबू। बिहार के नीचे चला झारखंड, ये भी बिहार से टूट के बना है सन 2000 में। 2013 में तेलंगाना बना। 13 से पहले सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। पहला क्या मतलब, पहला तो आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उत्तराखंड और फिर आपका झारखंड। झारखंड किससे बना है? बिहार से। ये है झारखंड 2000 सन 2000। झारखंड की राजधानी रांची, धोनी वहीं का है। फिर चला इधर ईस्ट में आया, झारखंड के पूर्व में आया। तो ये जो पीले रंग का हल्का सा, क्या रंग कहते हैं इसे? इसे कौन सा रंग कहते हैं? पीच ऑरेंज। तो ये जो पीच ऑरेंज है, ये पश्चिम बंगाल इधर भी है, तो देखो इधर थोड़ा फैलते हुए इधर भी है और इधर भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रस्सी पोटली है और पोटली को टांग दिया रस्सी से, वो रस्सी है ये। पश्चिम बंगाल इस तरह है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। आप बोलेंगे है तो पूर्व में, से नाम पश्चिम क्यों पड़ा? वो इसलिए नाम पड़ा कि पहले जो बांग्लादेश था ये पूर्वी बंगाल था, ईस्ट बंगाल, और ये क्या था? पश्चिम बंगाल। जैसे बांग्लादेश मतलब पूर्वी बंगाल को तो पाकिस्तान ले गया, पूर्वी बंगाल का नाम आज क्या हो गया? बांग्लादेश। तो ये बेचारा, हाँ, इसको इसलिए ले लिया कि यहाँ पे हिंदू रहते थे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, मतलब हिंदू, भारत पाकिस्तान बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुसलमान के। इधर मुसलमान थे ज़्यादा। ये भी नियम कर्जन ने लाया था कि पूर्वी बंगाल में सब मुसलमान रहेंगे, पश्चिम बंगाल में हिंदू रहेंगे। तो क्यों जहाँ रह गया वैसा ही बस गया। एंड 1905 में ये बंटवारा हुआ और उसके 42 साल बाद तो बंटवारा फिर से हो गया पाकिस्तान वाला। तो इधर मुस्लिम आबादी आए थे। फिर ये जो आपका पश्चिम बंगाल, इसके जस्ट ऊपर सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा। फिर पश्चिम बंगाल होते हुए पहुंचा तो जो पिंक रंग का है, वाई टेढ़ा वाई, ये क्या है? आसाम। राजधानी दिसपुर। आसाम के ऊपर चला, ये हरे रंग का जो है, ये उसको आसाम को 3 तरफ से पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है किसने फिट कर दिया है, इधर मोटा उधर क्या है पतला, देखो फिट कर दिया है ना। ऐसा क्लिप लाया, क्लिप फिट कर दिया। ये जो क्लिप लगी है हरी हरी, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे से उतरा इधर साइड, बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये भी पीच ऑरेंज है, बहुत छोटा सा। ये है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड से नीचे उतरा, येलो कलर का जो है वो क्या है? मणिपुर। नागालैंड के जस्ट नीचे। मतलब आपको एक क्रम थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ तो इसको मन में भी इमेजिन करो कि भाई चलो हम पश्चिम बंगाल से कूद के पहुंचे तो आसाम पहुंचे, आसाम के ऊपर गया अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश से पीछे पीछे आया, मतलब असम के पीछे पीछे आया तो क्या मिला? नागालैंड। नागालैंड से कूदा तो कहाँ गया? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर मणिपुर से जब मारा तो आया मिजोरम। सब लटके हुए हैं, लगता है लटके हुए हैं। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के ईस्ट में तो म्यांमार है। क्या कर रहे हो, क्या नाम है? शोभित, पहले इधर देखो फिर उसमें समझ में आ जाए। मिजोरम के ईस्ट में तो म्यांमार है। देखो मिजोरम ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, है ना। चाहे जब चाहे म्यांमार खींच ले उसको, आज भाई क्यों अटका हुआ है मेरे ही मिल गया। ये अगर खींच लेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। अभी तो समझ लटका हुआ है ऐसे। म्यांमार के जस्ट बगल में क्या है? त्रिपुरा। मतलब अगर मुझे मिजोरम से त्रिपुरा जाना होगा तो बीच में अगर बाई रोड जा रहा हूँ तो म्यांमार क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। अगर शॉर्टकट मारूं यहाँ से यहाँ तक। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के ऊपर पहुंचा तो फिर वही अपना वाई शेप मिल रहा है मुझे, क्या?
वाई शेप वाला क्या, आसाम। अब ये जो आसाम का जो वाई शेप है, इसके वाई के अंदर जो जगह है वहां पे क्या है, मेघालय। मेघालय मतलब मेघालय, बादलों की जगह। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक, ये है मेरी सातों बहनें। मैं इधर के राज्यों में कंफ्यूज कभी नहीं होता, इधर के राज्यों में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ मिजोरम था, कहाँ ये था। ठीक है, अब मिजोरम और त्रिपुरा तो आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि ये जो भाई है ये दोनों लटके हुए हैं और इनको कौन घेरा हुआ हर तरफ से, म्यांमार। मिजोरम त्रिपुरा तो ऐसा हो जाएगा। असम वाई शेप का है और अपने वाई के अंदर किसको फंसाया हुआ है, मेघालय को। असम के ऊपर, असम को कौन दबाया हुआ है, क्लिप जैसा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जब नीचे आऊंगा मैं तो मुझे सबसे क्या मिलेगा, नागालैंड। और नागालैंड का किधर गिरूंगा मैं, मणिपुर। ठीक, और मणिपुर से किधर गिरूंगा मैं, मिजोरम। और मिजोरम से कूद के गया तो त्रिपुरा, त्रिपुरा से ऊपर गया तो फिर आसाम, आसाम से कूदा तो फिर मेघालय, और मेघालय से कूदा तो बांग्लादेश में गिर गया। ठीक, ये आपकी 7 बहनें हैं। ये इतने छोटे से इलाके में इतना कैसे बंटवारा हो गया, यहाँ पे ये जो बंटवारा हुआ है भाषा 7 ट्राइब्स में बंटवारा हो गया। जो जनजातियाँ थी वो अपने आप को यहाँ पे बांट ली। और दूसरा मैंने बताया कि जो मेरा हिमालय है वो घूमता हुआ म्यांमार तक है, तो ये सारा जो जमीन है वो हिमालय की जमीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, स्लिपरी माउंटेन्स है, फिसलन बहुत है यहाँ पे, जनजीवन के लिए प्लेन बहुत कम है यहाँ पे, समतल जमीन बहुत कम है, तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। ठीक, यहाँ की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है जब आप 8-10 दिन के टूर में जाए। बाकी साल भर रहने को कह दिया रहा है तो काला पानी से गुलपत्तर है, इतना ही यहाँ पे ऐसा है। मैं 7 बहनों को छोड़ के मैं इधर आता हूँ, झारखंड से नीचे उतरा, पिंक रंग में आया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मतलब भूमि के भगवान। भूमि के भगवान कौन, भूमि के भगवान कौन, विष्णु भगवान। उड़ीसा से पश्चिम में जो पीला पीला है ये क्या है, सीजी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मतलब 36 किले, कभी वो थे पता नहीं, लेकिन नाम तो वैसे ही पड़ा है। राजधानी सीजी की रायपुर। छत्तीसगढ़ से वेस्ट की ओर कूदा, ये जो हरे रंग का पूरा हिस्सा है ये क्या है, महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र से इधर जंप किया, नया राज्य आया है तेलंगाना। अब इधर ये पूरा आंध्र प्रदेश पड़ते थे लेकिन अब ये तेलंगाना है। राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना से जंप किया तो क्या आया, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद से अमरावती वो बनेगी 10 साल बाद, आज के टाइम हैदराबाद अभी एक शहर बसने को 10 साल के लिए हैदराबाद दोनों की कंबाइन है। नीचे वाला ये जो आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी हैदराबाद। ठीक, वेस्ट में गए कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटका से नीचे गए केरला, केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम के त्रिवेंद्रम। केरला की ईस्ट में गया तो तमिलनाडु। नाडु मतलब होता है गांव, तमिल मतलब होता है तमिलों का गांव, लेकिन ये गांव नहीं, ये पूरा राज्य है तमिलनाडु। वैसे नाडु बोलते तमिलनाडु, लेकिन नाडु नहीं बोलना, आपको तमिलनाडु बोलना है। राजधानी क्या तमिलनाडु की, चेन्नई। ठीक है, तो ये हो गए मेरे कुल मिला के 29 राज्य, इनकी राजधानी। ठीक है, हाँ दिल्ली रह गया है, गोवा रह, पहले तो गोवा रह गया है। गोवा चलते हैं, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, ये मेरे हुए 29 राज्य। अब मैं चलता हूँ केंद्र शासित प्रदेश पे। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली करती है, मतलब दिल्ली से वो लोग अपॉइंट होते हैं। ठीक, मेरे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने लगे हैं, मतलब वहाँ विधानसभा है। एक तो स्वयं दिल्ली और एक पुदुचेरी, पांडिचेरी या पुदुचेरी। दिल्ली के पास चला, दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली ही है।
चंडीगढ़ चला, चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी भी है और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी जो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा उनको संभालने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट होता है। इस तरह राज्यों में गवर्नर का पोस्ट होता है, राज्यपाल का। उस तरह केंद्र शासित प्रदेश चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, यहाँ पे क्या होगा, उपराज्यपाल। ठीक, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश के बगल में चुनाव होने लगे हैं, मतलब यहाँ पे विधायक चुने जाते हैं। तो इनका क्या होता है, मुख्यमंत्री बनता है। बाकी जो 5 हैं, जैसे चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पे कौन है, उपराज्यपाल, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहा है। मुंबई के पास आता हूँ, दमन और दीव 2 द्वीप है, उनका नाम है। और इसी के ऊपर आता हूँ, दमन और दीव के थोड़ा सा नीचे दादर और नागर हवेली, ये यहाँ पे। ठीक, ठीक, तो ये तो मेरे इसी लैंड एरिया के हिस्से हो गए। अब इस जमीन के टुकड़े को छोड़ के 2 लोग और हैं। एक इधर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट साइड, भारत के ईस्ट साइड अंडमान और निकोबार है, और भारत के वेस्ट साइड लक्षद्वीप। ठीक, अब नदियों के बारे में बात कर ले, खेती के बारे में बात कर ले। इसके बाद ब्रीफ हो रहा है, ब्रीफ मतलब सब जान लो, बाकी पढ़ना तो अभी सब टॉपिक ही उठेगा पूरा नदियाँ। 20 से मध्य से कर्क रेखा जारी, कर्क रेखा के नीचे वाले हिस्से में नदियाँ लंबी, गहरी और ज़्यादा पानी वाली होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होगी, यहाँ गर्मी पड़ेगी। और दूसरा, इसके 3 तरफ तो पानी ही पानी है, तो पानी तो भाप बन के उड़ेगा ही। लेकिन जो मेरा साउथ का हिस्सा है उसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती है, कम। तो मेरी नदी जो है वो बड़ी हो ही नहीं पाती, क्योंकि जब बड़ी होने का होता है तो समुद्र में कट जाती है। तो ये अपवाद, ये एक्सेप्शन होने के कारण मेरी नदियाँ जो लंबी हैं वो कहाँ की हैं, ऊपर की, क्योंकि ऊपर चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। अगर नीचे चौड़ाई ज़्यादा होता तो नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लंबी नदियाँ होती, गंगा नहीं होती। लेकिन यहाँ चौड़ाई नहीं, इसलिए ऊपर की नदियाँ क्या है, बड़ी होती। अब मेरे पास जो नदियाँ अब हैं उनका सोर्स 2 तरह का, एक तो बरसाती नदियाँ जो बारिश से भरेंगी, और एक होता है ग्लेशियर की नदी। ग्लेशियर वो बर्फ होती है जो पहाड़ों के ऊपर होती है। ठीक है, ये जो आपका हिमालय है, इस ये हिमालय काफ़ी ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। तो इसकी पहाड़ों की चोटी में बर्फ जमी होती है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। जैसे गर्मी आती है तो वो बर्फ पिघलती है, वो बर्फ जब पिघलती है तो छोटी छोटी धाराओं के रूप में नीचे उतरती है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, हरियाणा समतल इलाका, यूपी समतल इलाका, पंजाब समतल इलाका। तो जब प्लेन में नदी उतरेगी तभी तो फैल पाएगी, नहीं तो पहाड़ में तो उछलती उछलती गिर रही है, कभी इधर गिरी, कभी इधर गिरी, कभी इधर गिरी। तो हमारे पास जो नॉर्थ इंडिया की नदियाँ वो सारे का सोर्स कैसा है, ग्लेशियर नदियाँ। ग्लेशियर जो ग्लेशियर्स की नदियाँ होती हैं उनको ग्लेशियर से तो पानी मिल ही रहा है, साथ में बारिश हो गई तो पानी और मिल गया। तो मेरे पास जो नॉर्थ की नदियाँ हैं, नॉर्थ वाली नदियाँ बड़ी हैं, गहरी हैं। नॉर्थ की नदियों में पानी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ की नदियाँ ज़्यादा दूरी तय करती हैं। ठीक, गंगा हो, यमुना हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, 5 नदी का नाम अभी आप लिख ही लिए हो, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज और व्यास। ठीक है, घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो। ठीक है, ये सारी नदियों का जो नाम ले रहा हूँ ये सब ग्लेशियर की नदियाँ, सब ऊपर से निकलती है। अब छोटी नदी बड़ी में मिल जाती है,
जैसे गंगा की बात करें तो गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री में, ऋषिकेश में जाके गंगा और यमुना मिल जाती हैं और वहां से अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां, वो दोनों ऋषिकेश में जाके मिल जाती हैं, उन्हें कहते हैं गंगा। हर की बॉडी में जाके हम स्नान करते हैं ऋषिकेश, वहाँ पे हम गंगा का असली स्वरूप देखते हैं। ऋषिकेश से कूदते, ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर कहाँ आके हरिद्वार में, वो भी कहाँ? उत्तराखंड में। फिर वो नदी हमें कूदती फांदती कहाँ मिलती है? कानपुर में, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जब मिली तो वहाँ पे यमुना भी आके उससे मिल गई, तो इलाहाबाद में आके संगम हुआ और यमुना भी आके गायब। जब कोई नदी दूसरी नदी से मिल जाती है तो वो उस नदी की सहायक नदी कहलाती है, मतलब ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक, क्योंकि इलाहाबाद के बाद यमुना गायब। कौन है? गंगा। अब नॉर्थ से ऊंचाई से निकल के गंगा ईस्ट की ओर बही, यमुना भी ईस्ट की ओर बही। सब ईस्ट की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि मेरा जो ढाल है वो ईस्ट की ओर है, मतलब इधर का जो पूरा जमीन है इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा, इधर की ऊंचाई थोड़ी सी कम, इसलिए अधिकतर नदियाँ इधर जाती हैं। और यहीं पे पश्चिम बंगाल के पास, बांग्लादेश के पास सारी नदियाँ जाके मिलती है, इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। खाड़ी मतलब होता है थोड़ी ऊंची जगह, यहाँ से नदियाँ थोड़ी ऊंची, ज़्यादा ऊंची भी नहीं। तो ये कह लें खाड़ी मतलब होता है माउथ ऑफ सी, समुद्र का मुंह, समुद्र के मुंह में जाके नदियाँ मिल जाती हैं। अधिकतर नदियाँ ऐसे आती हैं और ये मुंह उत्तर से आई और ये गई, ठीक। ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ से निकलती है, लेकिन मूव करते किधर करती है? चाइना की ओर। चाइना की ओर मूव करते करते अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है, तो सातों बहन में बहती हुई फिर कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश से। फिर कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल। सिंधु नदी हमारे यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कहाँ मार गई? पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इतिहास में हम पढ़े, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो साइट्स मिली हैं वो पाकिस्तान में मिली। ये जो 5 नदियाँ हैं जिसका नाम भी आप लिखें, निकलती है हमारे इंडिया से हैं, ग्लेशियर नदियाँ हैं, लेकिन सब जंप किधर कर जाती हैं? पाकिस्तान में। ये 5 नदियाँ चेनाब में मिल जाती हैं, चेनाब अल्टीमेटली मिल जाती है सिंधु में, सिंधु फिर कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। तो बहुत कम नदियाँ वेस्ट की ओर गई हैं, अधिकतर नदियाँ कहाँ जा रही हैं? ईस्ट की ओर, चाहे इधर इंडिया के अंदर से चाहे इंडिया के बाहर से, ठीक। उत्तर प्रदेश पूरा प्लेन है, बिहार पूरा प्लेन है, पश्चिम बंगाल पूरा प्लेन है। जब प्लेन होता है तो नदी फैलती है, चौड़ी होती है। तो सबसे ज़्यादा विड्थ इनकी कहाँ है? यूपी और बिहार में, चाहे गंगा हो, चाहे सोन हो, चाहे घाघरा हो, कोसी हो, गंडक हो, ठीक है। इनकी नदियाँ ये चौड़ी कहाँ होंगी? प्लेन में ही होंगी। सबको सींचते हुए फिर ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। क्योंकि नदी नहीं समझती ना कि तुम इंडिया हो तो बांग्लादेश हो, वो तो भाई जमीन है बहती जा रही, और बांग्लादेश में जाके इधर फिर टर्न मारती। क्यों? क्योंकि इधर क्या है? हिमालय, और ये जो जमीन है सातों बहनें, ये क्या है? ऊंची ऊंची है, तो नदी को मोड़ देती है और यहाँ गया, ठीक। ये जो मेरा मध्य प्रदेश, मेरे मध्य प्रदेश में 2 पर्वतमालाएं ऐसी पैरेलल, ऐसी विंध्य और सतपुड़ा, ठीक। राजस्थान है, यहाँ पे ऐसी ऐसी क्या है? अरावली, ठीक है। तो ये अरावली खड़ी, ये विंध्य और सतपुड़ा खड़ी हो गई। तो ऊपर की नदियाँ कहाँ निकल जाती हैं? ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, नीचे नहीं आई, क्योंकि नीचे क्या बैठी है? विंध्य और सतपुड़ा। अब हमारे एमपी में भी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो ऊपर भागती हैं। क्यों भागती हैं? नदियों का अब ये तो अभी मैंने बात की ग्लेशियर की नदी। अब जैसे हम एमपी के पास आते हैं, यहाँ पे नदियाँ, ग्लेशियर तो है नहीं, न विंध्य इतना ऊंचा है, न सतपुड़ा इतना ऊंचा, लेकिन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? बरसात का। इनका सोर्स क्या होता है? ग्राउंड वाटर, पहाड़ से कई झरने के रूप में निकली। अब इनमें से कुछ नदियाँ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं।
कुछ वेस्ट जाती है। क्यों ऐसा? मालूम चला हमारे कंटक से नहीं निकली सोन नदी, लेकिन वो जिधर बही उधर उसको मूवमेंट इधर मिला ऊपर की हो, तो कहाँ चली गई? ऊपर। उसी हमारे कंटक से नदी निकली नर्मदा। नर्मदा जब निकली तो वो दो पहाड़ों के बीच में फंस कर रह गई। कौन से पहाड़? विंध्य और सतपुड़ा। तो फंसती हुई किधर चली गई? वेस्ट की ओर। तो कोई अपने मन से नहीं चलती। पानी है, पानी को अगर आप गिराओगे तो जहाँ ढाल होगी वहाँ जाएगी। वैसी नदियाँ भी। नर्मदा वेस्ट में क्यों गई? क्योंकि वो दो पहाड़ों के बीच में फंस गई। इसे कहते हैं रिफ्ट वैली रिवर, मतलब भ्रंश घाटी की नदी। फंस गई बेचारी। नाली तो नहीं बोल सकता, नाली तो छोटी होती है, लेकिन अगर पहाड़ भी बनाए तो वो नाली तो है। इंग्लिश में रिफ्ट कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। एक घाटी के बीच में बह जाती है। तो पश्चिम कोई नदी नहीं बहेगी, जो बह रही है मजबूरी में। नर्मदा पूरब में बह सकती थी, लेकिन कहाँ बहे बेचारी? उल्टा तो जाएगी नहीं कि जिधर से निकल उधर ही मोड़ लेगी, तो इधर ही चली। इधर चली तो पहाड़ी होते हुए भी बेचारी को इधर आई। नहीं तो मैंने अभी क्या बोला कि ढाल तो इस साइड है, इस साइड नहीं, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो किधर गई? वेस्ट की। तो वेस्ट में बहुत कम नदियाँ जाती हैं। वेस्ट में बहने वाली सबसे बड़ी नदी क्या है? नर्मदा। जो ईस्ट से किधर जा रही? वेस्ट में। जो वेस्ट में जाएंगी वहाँ वो गिरेंगी अरब सागर में, और यहाँ भी सागर का मुहाना है, तो उसे कहेंगे खंबात की खाड़ी या बे ऑफ कैम्बे। जैसे यहाँ कौन सी खाड़ी थी? बंगाल की खाड़ी। यहाँ बंगाल है तो खाड़ी का नाम क्या पड़ा? बंगाल। यहाँ खंबात नाम की जगह है। कैम्बे बहुत पुराना नाम पुर्तगालियों ने दिया था। गुजरात में एक पोर्ट था, उसका नाम इन्होंने कैम्बे दिया था, तो आज इसका नाम है खंबात की खाड़ी। तो जो पश्चिम में नदियाँ जाती हैं वो किधर समुद्र से मिलती हैं? गुजरात के पास खंबात की खाड़ी। तो इधर जाती हैं वो किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी। तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, दोनों की तरफ मूव करती हैं पश्चिम की ओर। हमारे एमपी की सोन हो गई, वो पहले ऊपर जाती है, ऊपर, फिर गंगा मिलती है। चंबल हो गई, चंबल भी ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जा रही? क्योंकि उसको ऐसा ढाल मिला वहाँ पर। ऊपर जाके चंबल किससे मिलती है? यमुना में। फिर यमुना अल्टीमेटली किससे मिल जाती है? गंगा में। तो ऊपर वाली नदियाँ में 12 महीने पानी रहता है। क्यों? क्योंकि उनको बारिश भी मिलती है और ग्लेशियर भी मिलता है। ऊपर वाली नदियाँ पूरब की ओर क्यों जाती हैं? क्योंकि ढाल उछोल है। ऊपर वाली नदियाँ इतनी लंबी क्यों हैं? क्योंकि उनके पास एरिया चलने के लिए। नीचे आता हूँ तो गोदावरी मिलती है, कृष्णा मिलती है, कावेरी मिलती है, पेरियार मिलती है। सब मूव किधर कर रही? ईस्ट की ओर, मतलब बे ऑफ बंगाल। अब इसका मतलब नहीं गोदावरी उड़ के यहाँ जाती है, नहीं। इधर का ये जो समुंदर है, इस समुंदर में कहीं से भी कोई भी नदी आपको मिलेगी तो उसे हम नाम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। वैसे बंगाल की खाड़ी तो प्रॉपर ये है, लेकिन अब उड़ीसा की महानदी यहाँ गिर रही है, गोदावरी गिर रही है, कावेरी गिर रही, कृष्णा गिर रही। अब समुद्र में तो मिले नहीं अल्टीमेटली, तो क्या सबका नाम नहीं बदलते? हम क्या करते हैं फिर? सब बंगाली खाड़ी में लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कावेरी उठ के इधर जाती है, नहीं, वो यहीं गिर जाती है। इस पानी को हम क्या कह देते हैं? बंगाल की खाड़ी। जब नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी, नहीं तो आपका हिंद महासागर। नीचे जाएंगे नदियों की साइज छोटी है, क्योंकि इनका जमीन नहीं चलने के लिए। कहाँ चले बेचारे? चलती हैं और गिर जाती हैं। ठीक, ऊपर जैसे जाएंगे नदियों के पास। मेरे इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा, लेकिन मेरे इंडिया से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक, बहुत लंबी है, पूरा चाइना घूम के आती। ठीक, लेकिन मेरे नीचे वाली जो नदियां हैं इनका भी सोर्स बरसात है, लेकिन इनको बरसात का पानी पर्याप्त मिलता है, ये कभी सूखती नहीं है। दिक्कत उनके साथ हो रही बीच वालों के साथ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनके साथ दिक्कत हो रही। ग्लेशियर भी नहीं पाते, बारिश हुई 2 महीना फिर चली गई, है ना। नीचे की नदियों को पर्याप्त बारिश मिलती है। ठीक, और दूसरा इनके पास ह्यूमिडिटी है ही है, इनके पास गर्मी है ही है, तो भाप बनता है और पानी उनको मिलता रहता है। इस तरह में नदियों का पूरा एक स्ट्रक्चर है। ऊपर नॉर्थ की नदियाँ ग्लेशियर वाली, बीच की और साउथ की नदियाँ ग्राउंड वाटर वाली या बरसात की नदियाँ। ठीक,
जहाँ नदियाँ ज़्यादा हैं, जैसे यूपी, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इधर की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। क्यों? एलुवियल सॉइल वो मिट्टी होती है जिसको नदियाँ अपने साथ लेकर आती है, वो मिट्टी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, उनको पानी मिलता रहता है। तो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सब क्या है, एलुवियल मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। इनका दूसरा नाम भी है गंगा यमुना का मैदान। जहाँ गंगा यमुना जाए वहाँ का प्लेन क्या हो जाएगा, गंगा यमुना का मैदान। ठीक। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की मिट्टी माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल मतलब यहाँ की सॉइल जो है वो रॉक, वो चट्टानों वाली। ठीक। इधर भी चलूँगा, जो हिमालय का हिस्सा है यहाँ भी कैसी माउंटेन सॉइल, इनको हम आमतौर पे बोल सकते हैं लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी वो मिट्टी होती है जो कि पहाड़ों से, चट्टानों से झरती है, नीचे आती है। इन मिट्टियों पे हम चाय के बागान, कॉफ़ी की खेती, कॉफ़ी नहीं सही, चाय की खेती कर सकते हैं। कॉफ़ी गर्मी में होता है, कर्नाटका में कॉफ़ी होगा। ठीक। लैटेराइट, यहाँ भी लैटेराइट मिट्टी है, यहाँ भी लैटेराइट मिट्टी है। ऊपर साइड तो पूरी रॉकी, मतलब चट्टान, और यहाँ पे टॉप में चट्टान है, यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलती। पंजाब साइड चलूँ तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ, जलोढ़ मिट्टी। हरियाणा में भी एलुवियल सॉइल। ठीक। राजस्थान में कैसी, एक तो रेगिस्तानी मिट्टी है, और दूसरा यहाँ पे जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मतलब दोमट, दोमट मतलब 2 रंग की, दोमट मिट्टी। गुजरात चलूँगा तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल और लाल पीली मिट्टी। ब्लैक सॉइल जहाँ है वहाँ पे कॉटन कर लेते हैं, और लाल पीली मिट्टी वहाँ पे मोटा अनाज उगाते हैं। मध्य प्रदेश चलूँगा तो मध्य प्रदेश का जो नीचे का साउथ का हिस्सा है, ये काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र है। जहाँ विंध्य और सतपुड़ा है वहाँ तो कोई मिट्टी नहीं, वहाँ तो पहाड़ी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। जहाँ पहाड़ है वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी, पहाड़ के नीचे काली मिट्टी, ऊपर लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी बेकार मिट्टी होती है, कमी होती है फास्फोरस की, नाइट्रोजन। ठीक। महाराष्ट्र काली मिट्टी, बैसाल चट्टानें, ज्वालामुखी। दक्कन का पठार पूरा फर्टाइल है, काली मिट्टी का। छत्तीसगढ़ काली मिट्टी। उड़ीसा, यहाँ भी इधर का जो वेस्ट का हिस्सा है यहाँ पे काली मिट्टी, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी। तेलंगाना बंजर मिट्टी है यार, मतलब यहाँ पे लाल पीली मिट्टी है तेलंगाना में। वही है। ये जो आपका आंध्र प्रदेश है एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नदी है, कावेरी। कर्नाटका में भी एलुवियल सॉइल, लेकिन कर्नाटका में जो नीलगिरी माउंटेन्स है, आंध्र प्रदेश में जो नीलगिरी माउंटेन्स है, यहाँ पे पहाड़ों पे क्या मिलेगी, लैटेराइट मिट्टी। और यहाँ के जो पहाड़ है यहाँ पे हम क्या उगाते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा उगाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी गर्मी में होता है। तमिलनाडु में भी जहाँ पर्वत है वहाँ लैटेराइट मिट्टी, बाकी काली मिट्टी यहाँ भी। और ये केरला में तो पूरी एलुवियल सॉइल, यहाँ पे काफ़ी नदियाँ हैं, काफ़ी झीलें हैं। मतलब मोटे तौर पे ये रेगिस्तानी मिट्टी, ये पहाड़ी मिट्टी, मतलब यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा है। लैटेराइट मिट्टी का पूरा क्षेत्र है, ये पहाड़ है, यहाँ पे समतल कुछ नहीं है। हम देखिए चाय के बागान यहीं पे है सारे, चाहे सिक्किम हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे आपका इधर हो आसाम। नीचे भी आएंगे तो ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी पर्वत मिलेंगे, सह्याद्री पर्वत मिलेंगे, मलयाद्री पर्वत मिलेंगे, तो यहाँ पे लैटेराइट। अब थोड़ी पहाड़ों की बात करते हैं, कुछ की तो बात हो गई है। ऊपर क्या मिलेगा, हिमालय। राजस्थान में क्या मिलेगा, अरावली। अरावली के ऊपर क्या मिलेगा, सह्याद्री। ये जो आपका पूरा पश्चिमी हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है, जैसे अभी तक जो यूनेस्को का नाम सुना होगा, यूनेस्को खजुराहो के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज बना दी, सांची को विश्व विरासत स्थल बना दी, बनाई ना। विश्व विरासत का मतलब होता है आपका ख्याल रखना पूरे विश्व का काम। अब खजुराहो के मंदिर का ख्याल रखना पूरे विश्व का काम, पैसा पूरा विश्व देगा, संभालेगा पूरा विश्व। क्योंकि आप अपने आप में नायाब, ताजमहल क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो पूरा विश्व
विश्व की जिम्मेदारी। कि दुनिया में ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पे कोई एक साइट नहीं है यूनेस्को, पूरा पूरा इलाका यूनेस्को साइट का है। मतलब पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरला तक पूरा क्या है, यूनेस्को की साइट है। मतलब यहाँ पे इतने बेहतरीन जंगल हैं, इतने अच्छे पहाड़ हैं, इतनी ज़्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है कि पूरा पूरा वेस्टर्न घाट को इस क्या बना दिया गया यूनेस्को ने विश्व धरोहर। कि यहाँ के जंगलों को बचाना, यहाँ के पहाड़ों को बचाना तो दुनिया का दायित्व है। इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे इसको हम पश्चिमी घाट कह रहे हैं, इसको गुजरात से लेकर मुंबई तक ये जो जमीन है, ये मुंबई या कह रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ, गोवा तक, गुजरात से गोवा तक, ये जो पश्चिमी घाट है इसे हम कहते हैं कोंकण तट, कोंकण का इलाका। अब कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं कि ये गांव, ये जिला कोंकण है, जहां तक कोंकणी भाषा बोले वो क्या है, कोंकण। फिर जैसे मैंने गोवा बोला, गोवा से हम कहाँ चले, कर्नाटका के मंगलोर तक। ये जो इलाका इसे कहते हैं कनारा तट, इंग्लिश में केनरा तट कहते हैं, केनरा बैंक है। तो ये जो आपका गोवा से लेकर कर्नाटका तक का हिस्सा है, यानी मंगलोर तक का हिस्सा है, उसे केनरा तट कहते हैं। पश्चिमी घाट का ही, लेकिन इसका नाम। और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसे कहते हैं मालाबार, मालाबार तट। चाहे मालाबारी भाषा है, यहाँ पे कोंकणी भाषा है, केनरा की कनारी भाषा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पूरा क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। तो यहाँ भी ढाल किधर है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट ऐसा नहीं कि समुद्र के बगल में खड़ा है, समुद्र के जस्ट बगल से उन्हें दीवार नहीं बनाई। ये तो आप समुद्र में नहाओगे कैसे अगर दीवार खड़ी रहेगी तो। ये बीच में है, थोड़ा सा बीच में। मतलब अगर आपको मुंबई भी जाना है तो आपको पहाड़ कूदना पड़ेगा। वो पहाड़ कौन सा है, पश्चिमी घाट, ठीक। यहाँ पे जो समुद्र है वो कौन सा है, अरब सागर। अरब सागर की गहराई हिंद महासागर की अपेक्षा कम होगी, ज्यादा कम होगी। इंडियन ओशन सबसे गहरा, सबसे गहरा मतलब इसकी अपेक्षा में तो गहराई। यहाँ का जो सी है या गोवा का समुद्र है बीचेस हैं, या मुंबई के बीचेस हैं, वो कम गहरे। और यहाँ की गहराई धीमे धीमे बढ़ती है, ऐसा नहीं कि अचानक पैर रखा और निकल लिए। यहाँ पे उल्टा काम, यहाँ हिंद महासागर। तो यहाँ समुद्र में अगर आप 20 मीटर भी चले गए तो उसके बाद तो मालूम चलता है कि 500 मीटर गहराई है या 1 किलोमीटर गहराई है। तो यहाँ क्या है, हिंद महासागर। और ये ढाल में भी है, अक्सर तूफान इधर ही आते, इधर नहीं आते, क्योंकि जब ढाल में है तो जमीन का अधिकतर हिस्सा तो डूब जाता है, पानी के बौछार आते घुस जाती है। यहाँ पे उड़ीसा में, कर्नाटका में, अभी चेन्नई में हुआ तो बारिश ही आई, लेकिन प्रकोप क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर का हिस्सा थोड़ा ढाल में, ठीक। ये जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ भी पहाड़ है, उन्हें हम कहते हैं पूर्वी घाट। घाट क्यों कह रहे हैं, मैं इनको पर्वतमाला इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कितने ऊंचे भी नहीं है हिमालय जैसे, ये 8 किलोमीटर ऊंचे हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ऊंचाई, मतलब आप 1500 फीट क्यों लगा लो कितना फीट होगा ये, मतलब 1 मीटर में 3 फीट होता है। अगर 1500 मीटर है तो 4500 है ना, 4500 फुट मुश्किल से 4500 फुट तो मैं बहुत बोल रहा हूँ इसके लिए। 3000 फुट 2500 फुट इनकी ऊंचाई है। तो ये कोई टॉप के माउंटेन नहीं है, इसलिए इनका नाम माउंटेन नहीं है, इनको हम घाट कह रहे हैं। तो घाट सेक्शन तो आप लोग सब जानते होंगे कि थोड़ा सा पहाड़ आया फिर उतर गए, यहाँ पे घाट है, ये देखा है आप लोग ने घाट। ऐसा नहीं कि हिमालय में चढ़ गए, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई में है, इसलिए इनका नाम क्या हम दे रहे हैं, घाट सेक्शन। इसका भी 2 नाम है, पश्चिम बंगाल से लेकर
आंध्र प्रदेश तक, या आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया था, उड़ीसा तक। इसको कहते हैं उत्तरी सरकार या नॉर्थ सरकार। यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, नाम है इसका। हिंदी में भी सरकारी लिखोगे। और उड़ीसा से लेकर पूरा यहाँ तमिलनाडु तक क्या कहलाता है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक, यहाँ गहराई जाता है, तो गहरे हार्बर या पोर्ट यहीं पे होंगे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पोर्ट है ना, सबसे गहरा पोर्ट, प्राकृतिक सबसे गहरा पोर्ट है। यहाँ पे गहरा, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज लग सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। मुंबई आप जाओ तो बड़े बड़े जहाज किनारे में नहीं होते, थोड़ी दूरी खड़े रहते, 2 किलोमीटर दूरी खड़े रहते हैं। आप देखो उससे कि वो जहाज खड़ा है, इधर क्यों नहीं आ रहा? आएंगे तो फंस जाएंगे। विशाखापट्टनम में लग जाते हैं। हमारी इंडियन नेवी के अमूमन बड़े बड़े जो, चाहे अभी हम किसको डिसमेंटल कर रहे हैं, अभी एक हम अपने INS को डिसमेंटल कर रहे हैं, मतलब उसको तोड़ रहे हैं, पुराना हो गया। और शायद कोई अभी बाइक आई है, उस बाइक में उसी के कल पुर्जे लगाए जा रहे हैं, नाम मैं भूल गया, कौन सा है वो INS विक्रांत को हम डिसमेंटल कर रहे हैं। युद्ध को था, अब चल चुका तो उसको शो पीस में रखेंगे नहीं, उसका लोहा तो काम आ जाएगा। तो ना बड़ा जहाज है। यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी के बेहतरीन जहाज यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल पोर्ट तक आके। कुछ भी निर्माण करना होता है विशाखापट्टनम में लगा देते हैं आके, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जमीन तक आ जाते हैं, इधर नहीं आ सकते। तो ये मेरा जो पानी समुद्र का तट है, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जाने के लिए हमने रास्ता बनाया, उसे हम कहते हैं पाल घाट। पाल घाट और घोर घाट। पाल घाट और घोर घाट का काम क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट। मतलब आप पश्चिमी घाट में है, आपको पूर्वी घाट जाना है, तो आप मान लीजिए आप सिंपल से आप त्रिवेंद्रम में है, आपको कहाँ जाना है? चेन्नई, तो ऐसे ही जाओ ना बाई रोड, तो 2 घाट पड़ेंगे ना, पश्चिमी और पूर्वी दोनों। पहले पड़ेगा पाल घाट, मतलब पाल घाट किसका तोड़ है? पश्चिमी का। तोड़ मतलब हमने गड्ढा तोड़ दिया, उसको हमने उठा के थोड़ा सा उसको ढाल बनाया है। ये तो क्या 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ाई फिर उतरेंगे। यहाँ पाल घाट है, और इधर जब उसको पार करते उधर क्या आता है? घोर घाट आता है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स इन्हीं के नाम है, जैसे नीलगिरी है, सहस्त्रमुदी है, अन्नामुदी है, ठीक है, और महेंद्रगिरी है। ये सब जो छोटे छोटे पर्वत हैं वो सब इन्हीं के हिस्से हैं। ज़्यादा ऊंचाई नहीं यहाँ के माउंटेन्स की। ठीक, तो सारी ऊंचाई कहाँ है? यहाँ पे। इनकी ऊंचाई तो हमारे ब्रिज तो सतपुड़ा के बराबर है। अब ये जो मेरा समंदर का इलाका है, यहीं पे मेरे पास बंदरगाह होंगे बड़े बड़े। तो मेरे पास कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात से खत्म कहाँ होते हैं? कलकत्ता में जाते। नाम सुन लो, लिखेंगे पर बाद में। गुजरात चले, यहाँ पे कांडला है। कांडला जो बंदरगाह है वो उसे कहते हैं ज्वार भाटा का बंदरगाह। टाइडल पोर्ट है वो। टाइडल पोर्ट मतलब वहाँ पे टाइड्स इतनी ज़्यादा आती हैं कि इसलिए टाइड्स इतनी आती हैं कि इसलिए वहाँ पे गहर मतलब पानी ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो थोड़ी बड़े बड़े जहाज लग जाते हैं। महाराष्ट्र चलता हूँ, मुंबई चलता हूँ, तो यहाँ पे न्यू नवा शेवा और जवाहर पोर्ट 2 बड़े पोर्ट हैं। गोवा चलता हूँ तो यहाँ पे पणजी में है, इसे कहते हैं मडगांव या मरमागांव, ये कहते हैं मडगांव ही कहते हैं, पणजी में है। उसके बाद कर्नाटका चलता हूँ तो यहाँ पे मंगलोर पोर्ट है। केरला चलता हूँ तो यहाँ पे कोचीन बंदरगाह है। कोचीन में तो इंटरनेशनल एयर वो भी है, क्रिकेट का स्टेडियम। तमिलनाडु चलता हूँ, यहाँ पे 3 है, एन्नोर है,
तूतीकोरिन है और चेन्नई बंदरगाह, 3 बड़े। मैं बड़े बंदरगाह की बात कर रहा हूँ। बड़े मतलब होते हैं यहाँ से आपका सामान विदेश चला जाएगा और बड़े बड़े जहाज यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वीज़ा पासपोर्ट की सुविधा है, यहाँ पे माल उतरता है, यहाँ से माल चढ़े आता है। आंध्र प्रदेश चलता हूँ तो यहाँ बड़ा बंदरगाह का नाम विशाखापत्तनम। उड़ीसा चलता हूँ तो यहाँ पर जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप। उसके ऊपर पश्चिम बंगाल वहाँ चलता तो वहाँ पर बंदरगाह का नाम है कोलकाता। मेरे पास 12 बंदरगाह है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये मेरे पास कुछ बड़े बंदरगाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे, अमूमन हर राज्य की में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है, लेकिन कहीं कहीं अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो होता है जहाँ पे हमें वीज़ा पासपोर्ट की सुविधा रहती है, हम अपना देश छोड़ के किसी और देश में जा सकते हैं। अपने इंडिया में रेलवे नेटवर्क की बात करूँ, ये 7 बहनों में असम को छोड़ के कहीं और रेलवे नेटवर्क नहीं है। बाकी आपके हर जगह रेलवे नेटवर्क है, ऐसा कहीं नहीं कि यहाँ रेलवे नेटवर्क नहीं है। इन दोनों को छोड़ के जो अब दूर है, जो समंदर में, वहाँ नहीं, बाकी सब जगह, जम्मू कश्मीर में भी है। रोड की बात करूँ तो हमारे पास जो रोड है, हमारे पास सबसे अच्छी जो रोड है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाई थी, उसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज, जो हमारी 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को। और उन्हीं ने गलियारा ही बनवाया था, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब आप अपने देश को बीच से रास्ते निकल सकते हो। ये 6 लेन रोड है, 3 इधर 3 इधर, ठीक। इसके बाद के जो हाईवे आते हैं उनको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। नेशनल हाईवे वो हाईवे होते हैं जो कि देश की राजधानी को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं, या ये कह लें देश की राजधानी को राज्य के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। हमारे पास नेशनल हाईवे के नंबर है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जो बनारस से चालू होता है, जाता कहाँ है? कन्याकुमारी। उन्हें हम नेशनल हाईवे कहते हैं। बनवाती कौन है? दिल्ली सरकार। मेरे पास रोड का बड़ा अच्छा नेटवर्क है। नेशनल हाईवे छोटे स्टेट हाईवे होते हैं, इनको राज्य सरकार बनवाती है, जिनका मेन काम होता है राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तक जाना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। स्टेट हाईवे नंबर 1 यही है ना, SH। इसके अलावा जो मेरे पास जो पानी बह रहा है, पानी में भी मैंने हाईवे बनाए। जैसे मेरे पास गंगा में बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ भी जहाज चल सकते हैं, तो मैंने गंगा के, ब्रह्मपुत्र के पानी को, यहाँ पे हमने पेरियार नदी के पानी को, कावेरी के पानी में हमने नेशनल वाटरवेज बनवाए हैं, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग। पानी का भी हरा नेशनल वाटरवेज है। मेरे पास 7 राष्ट्रीय जलमार्ग है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। इसका मेरे पास NW मतलब नेशनल वाटरवेज है। रेलवे की बात करेंगे तो मेरे भारत में पूरे रेलवे नेटवर्क को जोड़ने के लिए 17 जो, ठीक है। तो हमारी ये 7 बहनों में असम तक रेलवे नेटवर्क है, उसका रेलवे नेटवर्क नहीं है। मतलब हम कहाँ तक जाते थे? असम तक। उसके बाद आपको बाई रोड जाना। तो ये हुआ आपको इंडिया के बारे में कुछ जानकारी। बाकी हम अलग अलग राज्य पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि आपका ब्रीफिंग है भारत का, कैसा है भारत, कहाँ बसा है भारत, ठीक। जहाँ जैसी मिट्टी है वहाँ वैसी फसल होती है। पश्चिम बंगाल पल्प स्टेट, पेपर स्टेट, जूट स्टेट, केसर स्टेट, फ्रूट स्टेट, नाम है अलग। MP में चला सोया स्टेट, दाल स्टेट, माइका स्टेट, अलग नाम। केरला में चढ़ा तो ये भी रबर स्टेट, स्पाइसेस स्टेट, ठीक। गुजरात चला, गुजरात में क्या होता है? कॉटन स्टेट। और क्या गुजरात में? फिश स्टेट, मछलियाँ बहुत मिलती हैं आपको। तो जिसके पास जैसा, जिसके पास पानी हो मछली निकाल रहा है, जिसके पास ज़मीन है वो खोद के मिनरल निकाल रहा है, जिसके पास रेगिस्तान है तो फिर वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है। मेघालय में सबसे ज़्यादा पानी क्यों गिरता है? 3 तरफ से पहाड़ गिर लिए, वो सब हम पढ़ेंगे अभी। सब जो कुछ भी भारत में हो रहा है उसका एक रीज़न है, वो रीज़न आपको जानना है, बाकी चीज़ आपको रट लेना है। लेकिन रीज़न मैं आपको बता दूँ। ये हुआ आपका इंडिया। ये जो मैंने इसको कहा कोरोमंडल द्वीप समूह, इन्हें कोरोमंडल नाम दिया ना, यहाँ पे कोरल नाम का एक पत्थर मिलता है, जिसके अंदर जो कार्बन का बना, वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बन होता है, उसके अंदर कीड़ा रहता है। तो कीड़ा पर जिंदा रहता है तब तक ये पत्थर क्या होता है? पानी में तैरता रहता है। जब कीड़ा मर जाता है तो पत्थर क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो राम जी ने जब पुल बनाया था
वो पुल जो बना है वो किस पत्थर से बना था? कोरोमंडल पत्थर से। अब वो पुल डूब गया, क्यों? जब पिंपड़ा मर गया, है ना? ठीक है।